5 बजे हुई है क्लास। मॉर्निंग में हुई थी क्या क्लास आप लोगों की आज सुबह 8 बजे? ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का थोड़ा सा रह गया था, फिर वापस से क्यूइंग मॉडल पे आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 3 मेथड किए थे हमने। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीनों में वोगल बेटर था, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। ऑप्टिमल चेक करने के लिए, ऑप्टिमलिटी के लिए दो कंडीशंस थी। अगर ऑप्टिमलिटी चेक करनी है उस टाइम पर m+n-1 नंबर ऑफ अलोकेशंस होनी चाहिए, जिसको बोलते थे हम नॉन डिजेनरेट। और दूसरा, पोजीशंस जो हैं जहाँ पे एलोकेशन हो रखी है, दीज पोजीशंस शुड बी इंडिपेंडेंट। उसका मतलब था कि कोई लूप ना बन रहा हो, नो लूप। ये दो कंडीशन, कोई लूप ना हो और m+n-1 अलोकेशन हो। जैसे इस पर्टिकुलर जो स्क्रीन पे दिख रही है अलोकेशन, इसमें अलोकेशन है मेरी 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस पे, जो कि मेरा नंबर ऑफ रोज 3 प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स 4 - 1 के इक्वल है। तो पहली कंडीशन तो ठीक है। दूसरी, ये लूप नहीं बनना चाहिए, तो कोई लूप भी नहीं बन रहा है। लूप के रूल क्या थे कि एक से अगर दूसरी लोकेशन पे रुकूंगा तो फिर मुझे मुड़ना ही पड़ेगा। नहीं, आप सीधा भी जा सकते हो कि यहीं पे रुकना है, यहाँ से मुड़ना है, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से शुरू करूँगा, इधर आ गया, इधर मुड़ना पड़ेगा, यहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से एक ही पोजीशन है, इधर पहुँच जाऊँगा, उधर से इधर पहुँच जाऊँगा, लेकिन इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, अब मुड़ना है मुझे, नो रास्ता। तो लूप नहीं बन पाया, कहीं से शुरू कर लेते कहीं खत्म कर लो, लूप नहीं बन रहा था, इंडिपेंडेंट पोजीशन है। सो दिस लोकेशन इज वेल सुटेड फॉर ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या था वो अलग मामला रह गया कि मुझे यूआई वीआई मेथड, मोदी मेथड बोलता हूँ इसको, कि मुझे ये यूआई डिफाइन करूँगा, इधर वीजे डिफाइन करूँगा, V1 V2 V3 V4, अलोकेटेड सेल्स की कॉस्ट, अलोकेटेड सेल्स की इन कॉस्ट का यूज करके इस यूआई की और वीआई की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूआई को 0 कर रखा है, पहले एक को 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएंगे मेरे m+n के इक्वल। हर रो को एक एक नाम वेरिएबल दिया है, सभी कॉलम्स को एक एक वेरिएबल दिया है m+n, लेकिन इक्वेशंस जो कि बनानी है मुझे अलोकेटेड सेल से, जो होंगी मेरी m+n-1। तो एक वेरिएबल ज्यादा होगा, एक वेरिएबल को 0 करना पड़ेगा। किसी भी वेरिएबल को 0 कर दो, एक वेरिएबल को, और बाकी वेरिएबल्स की कॉस्ट का यूज करके अगर ये 0 है तो इधर V1 का 19 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके सिंस ये 2 था तो U1 0 है, तो इसकी वैल्यू, सॉरी 2 नहीं 10, कॉस्ट को देखना, कॉस्ट को, अलोकेटेड वैल्यू को नहीं देखना है, कॉस्ट को देखना है। तो 10 इज इक्वल टू U1 + V4, ये ऐसी करके इक्वेशन थी, तो V4 इज आल्सो 10। तो बाकी के भी इसी तरह से निकाल लिए। ठीक है, U4 10 है और ये 20 है, तो इधर वाला भी 10 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो बाकी के सभी वेरिएबल्स की ऐसे वैल्यू निकाल लूंगा। फिर मैं उन जो नॉन अलोकेटेड सेल्स थी, ये वाली सेल थी, तो उसमें इधर वाला U1 और इधर V2 जो है, इसका सम इधर कॉर्नर पे लिखूंगा। दिस कॉर्नर इज, दिस 8 वैल्यू इज इधर 0, और इधर की तरफ ये 8 का सम, दिस 18 इज दिस 8 प्लस दिस 10, ऐसे करके कॉर्नर बनाए। और दिन इन सभी नॉन अलोकेटेड सेल्स में दिस माइनस दिस, 70 - 18 इज 52, 50 - 8 इज 42, ये सब कैलकुलेट किया। 32 -2 इज 30 -2 इज 32, ऐसे किया। अगर ये सारी वैल्यूज, इसको बोलता हूँ डी आई जे, अगर ये डी आई जे सारे पॉजिटिव आ गए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। कोई एक भी नेगेटिव है तो फिर मैं फर्दर मेरा मेथड था कि कैसे मैं
ऑप्टिमल की तरफ बढ़ूंगा। मेरे ख्याल से उसको रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो। अगर किसी सेल पे नेगेटिव आ जाता था, जैसे ऊपर वाले बोल ही देता हूँ, 1 मिनट और। जैसे ये इस सेल पे नेगेटिव आ गया, ये कॉस्ट डी आई जे की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो मैं इस पे अलोकेशन करूंगा, मैक्सिमम अलोकेशन। लेकिन उस अलोकेशन के लिए पहले लूप बनाना पड़ेगा, इससे शुरू होगा जो वो लूप बन रहा है मेरा इधर इधर इन सेल्स में, इन सेल्स में लूप बन रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अलोकेशन में ये इन नंबर्स का मिनिमम जो है वो कर सकता हूँ। तो 2 इज द मिनिमम, तो 2 का रोटेशन हो जाएगा, 2 इधर जुड़ जाएगा, इधर 2 घटेगा, इधर 2 जुड़ेगा, इधर 2 घट जाएगा। ये घटा जोड़ क्यों हुआ है? क्योंकि इधर मेरे ओरिजिन लिखे थे, ओरिजिन में टोटल अवेलेबिलिटी जितनी भी थी वो फिक्स है, जितने भी अवेलेबिलिटी थी आइटम्स की वो फिक्स रखनी है। तो यहाँ पे 2 घटाऊंगा तो कहीं 2 जोड़ दिया मैंने, इधर 2 ऐड किया तो इधर घटाना पड़ेगा। सो दैट टोटल अवेलेबिलिटी 7 और 2 9 की थी यहाँ पे टोटल अवेलेबिलिटी। अगर क्वेश्चन में बैक जाके देखोगे तो जिस 7 + 2 9, तो 9 ही रखनी है, तो इधर 2 ऐड करूंगा तो इधर 2 घटाना पड़ेगा। इधर रिक्वायरमेंट का कॉलम है ये, इधर रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट 10 2 12 और 2 14 की रिक्वायरमेंट थी इधर। तो 14 में से अगर ये 2 इधर घटाना पड़ा है तो यहाँ पे 2 जोड़ना ही पड़ेगा। सो दैट 12 ये 0 हो जाएगा और ये 2 रहेगा, तो ये टोटल मेरा मैच होता रहे। तो इस तरह से ये शिफ्ट कर दूंगा मैं 2 इधर। तो नाउ दिस ट्रीटिंग दिस एज ए न्यू अलॉटमेंट, ठीक है, न्यू अलॉटमेंट ट्रीट कर लेंगे इसको कि यहाँ क्या है न्यू अलॉटमेंट। दैट न्यू अलॉटमेंट इज 2 एयर 0 दिस 12 दिस और यहाँ पे घट जाएगा 6 हेयर। ये वाली न्यू अलॉटमेंट है 6 2 5 2 7 12। अब इसको फिर से चेक करोगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट में कि ये अब ऑप्टिमल है कि नहीं है। वो सब ये यू आई वी जे सब कैलकुलेट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए तो पहले m+n-1 वाला देखते हैं, वो उतने ही रहेंगे क्योंकि एक पोजीशन छोटी है दूसरी पोजीशन पे डाला है और लूप यहीं पे बन रहा था, उस लूप की एक कड़ी को हटा भी तो दिया ना, ये वाली लूप फिर से नहीं बनेगा। तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा यू आई वी जे शुरू कर सकते हो तुम अगले स्टेप पे। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो एक क्वेश्चन था कि अगर मेरा m+n-1 अलोकेशन ना हो तो उस केस में बोलते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन आ गया मेरा। डीजेनरेट सॉल्यूशन में ये डीजेनरेसी आ गई भाई। तब ऑप्टिमलिटी की तरफ कैसे बढ़ूंगा मैं? तो उसमें क्या करते हैं कि उसको नॉन डीजेनरेट बनाते हैं, एक बहुत ही स्मॉल डेल्टा, डेल्टा जो कि वेरी वेरी स्मॉल है। इधर लिखा मैंने जो भी असाइनमेंट, ये एक्स आई जे था मेरा असाइंड वैल्यू, जो एक सेल के अंदर मैंने ऐसे लिख दिया था 3। इसका मतलब था कि ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन पे 3 आइटम्स ट्रांसपोर्ट करने थे। तो उस ऐसे एक डेल्टा सेलेक्ट किया, इनको एक्सआईजे बोलता था इन वैल्यूज को, जो मेरी अलॉटमेंट थी उससे। दिस डेल्टा इज वेरी स्मॉल, जितना भी अलॉटमेंट किया हो पॉजिटिव ये उससे छोटा है। किसी भी नंबर में ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, या घटा दूं चाहे जोड़ दूं, इतना वेरी क्लोज टू 0 है कि थोड़ा सा डेल्टा जोड़ने से या घटाने से ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेल्टा +0 इज डेल्टा। और अगर 2 पोजीशन कम हो, m+n-1 होना चाहिए था, -2 है तो 1 डेल्टा, और -3 पोजीशन पे अलॉटमेंट है, 2 2 कम है तो 2 डेल्टा ऐड कर देंगे, फिर 1 डेल्टा और 1 डेल्टा प्राइम। और उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन डेल्टा और डेल्टा प्राइम में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये कह रहा है कि अगर 2 सेल्स में आपको डेल्टा डालना पड़ा कहीं पे, एक डेल्टा इधर डालना पड़ा मुझे और एक इधर डालना पड़ा, तो जो डेल्टा लेफ्ट साइड में है इसको छोटा मानूंगा मैं, दिस इज स्मॉलर देन दिस डेल्टा डैश। और अगर ऊपर नीचे डालने पड़े हैं, इधर और इधर डालने पड़ गए, तो जो ऊपर वाला है उसको स्मॉलर मानूंगा, नीचे वाले को उससे थोड़ा सा बड़ा। हालांकि दोनों ही क्लोज टू 0 हैं, लेकिन आपस में कंपैरिजन कभी जरूरत पड़ेगी तो ऊपर वाले को छोटा और लेफ्ट वाले को छोटा मानूंगा, अगर एक ही रो या एक ही कॉलम में हो तो। अब ये पोजीशंस कौन सी चूज करनी है, जहां डेल्टा पुट करके एज ए न्यू अलॉटमेंट मान लेनी है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 है। ये पोजीशन कैसे सिलेक्ट करनी है? वो पोजीशन का है कि लूप ना बने, ऐसी जगह पे कहीं डेल्टा ले लो जहां पे लूप ना बन रहा हो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट पोजीशंस बची रहे। एक पोजीशन पे डेल्टा डाल के मैंने नंबर ऑफ अलॉटमेंट तो बढ़ा दी, नंबर ऑफ अलॉटमेंट m+n-1 के नजदीक तक पहुंच गया मैं, या इक्वल पे पहुंच गया।
लेकिन लूप ना बन गया हो इसकी वजह से। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है कि ये 3 ओरिजिन से 3 डेस्टिनेशन पे इधर कॉस्ट लिखी है, अवेलेबिलिटी इधर लिख दी, और इन तीनों डेस्टिनेशंस पर रिक्वायरमेंट इतनी इतनी है। तो टोटल करूंगा तो 4 2 6 2 8, 8 इधर भी 8, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो उस केस में इसने सॉल्यूशन निकाला वोगल अप्रोक्सीमेशन से, वोगल लगाया इसने, दिखा नहीं रखा क्या बना, सीधा सॉल्यूशन लिख दिया कि 1 3 2 2 मेरा सॉल्यूशन आ गया। ये कॉस्ट जो थी कॉर्नर में लिख ली। लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 4 पोजीशंस पे अलॉटमेंट हो रखा है, जो कि मेरा m प्लस n माइनस 1 के इक्वल नहीं है। 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम है, -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक पोजीशन और भी कम रहेगी, डीजनरेट सॉल्यूशन बन गया। तो एक डेल्टा ऐड करना पड़ेगा, और वो डेल्टा ऐसी पोजीशन पे ऐड करूं जहां पे लूप ना बने। अब लूप का आप देखोगे, ऐसे लूप ना बन रहा हो ऐसी पोजीशन पे डेल्टा ऐड कर दो। यहाँ भी कर सकते थे, किसी और पोजीशन पे भी कर सकते थे, यहाँ से भी लूप नहीं बन रहा, कहीं भी ऐड कर लो जहां लूप ना बन रहा हो। हिट एंड ट्रायल टाइप का चलेगा। जब आपने ये डेल्टा इसने यहाँ ऐड कर दिया, जैसे इस पोजीशन पे डेल्टा ऐड कर दिया, तो ये टोटल इसकी अवेलेबिलिटी होगी इस ओरिजिन पे 1 प्लस डेल्टा ऐसे करके लिख दिया, जो कि इक्वल टू 1 ही है। हमने देखा था कि डेल्टा को किसी नंबर में ऐड कर दो, किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो नंबर एज इट इज रहता है, डेल्टा प्लस 0 इज डेल्टा ही रहता रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ। तो डेल्टा इज दैट स्मॉल, तो इसको एज ए अलॉटमेंट मान के अब आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगा दो इस पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू वाइज कैलकुलेट करोगे, वीजे कैलकुलेट करोगे, द नॉन असाइंड। अच्छा, ये यू वाई वीजे की वैल्यू इन सेल्स का यूज करके करेंगे जहां पे अलॉटमेंट है, तो इसका भी यूज कर लेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ यू आई इन कॉस्ट का। ठीक है, अगर यहाँ डेल्टा लिखा है तो इस कॉस्ट का यूज कर लेंगे, तो मेरी वही m प्लस n माइनस 1 इक्वेशन बन जाएंगी, m प्लस n वेरिएबल्स बन जाएंगे, और m प्लस n माइनस 1 इक्वेशन, एक वेरिएबल को जीरो कर दूंगा किसी को भी। ठीक है, जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस लगाऊंगा। अगर सारे की सारी सेल पॉजिटिव आ गई तो ऑलरेडी ऑप्टिमल है ये सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। इस पे कुछ भी डालने की जरूरत ही नहीं है फिर, दिस 1 3 2 2 इज द ऑप्टिमल। अगर कहीं नेगेटिव आ गया, इधर -20 आ गया है ना, जब मैं सेल इवेल्युएशन वैल्यू डीआईजे वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, नॉन अलोकेटेड सेल्स में कैलकुलेट करूंगा मैं। ठीक है ना, यहाँ लिखते थे यू आई प्लस वीजे, इधर लिखता हूँ यू आई प्लस वीजे, और दिस माइनस यू आई प्लस वीजे इस कॉर्नर में। ये कॉर्नर डीआईजे अगर पॉजिटिव आ गए सारे तब तो ऑप्टिमल है ऑलरेडी। अगर कोई नेगेटिव आ गया, जैसे इसी क्वेश्चन में ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया था, -25 आ गया, तो कह रहा है कि -25 आने में जो पिछला प्रोसेस था वही, कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम अलॉटमेंट करनी है, तो यहाँ को शिफ्ट करूंगा मैं। शिफ्ट करने के लिए पहले लूप बनाना पड़ेगा, तो लूप यही बन रहा है लूप, तो ये डेल्टा इधर आएगा। ठीक है, डेल्टा इधर आ जाएगा। अगर ये डेल्टा यहाँ ना चूज किया होता मैंने, ठीक है, अभी तो ये डेल्टा इधर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस डेल्टा हो जाएगा, इधर प्लस डेल्टा होगा, इधर माइनस डेल्टा होगा, लेकिन 3 माइनस डेल्टा 3 ही है, 1 प्लस डेल्टा 1 ही है, तो इधर तो कोई चेंज नहीं करना है। तो जो है, जो डेल्टा की वैल्यू ली थी वो ऐसे ली थी, ये ऐसे ही रहेगा। ये डेल्टा सिर्फ इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज दिस डेल्टा, इधर कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉन अलोकेटेड सेल। तो फिर से यू आई वीजे कैलकुलेट करूंगा, यही चलता रहेगा। अगर ये डेल्टा यहाँ पे ना होता, ठीक है, और ये डेल्टा मेरा इधर चूज रखा होता मैंने स्टार्टिंग पिछले स्टेप पे, तब भी मेरा कोई लूप नहीं बन रहा, और ये सेल आ गई मेरी एलोकेशन सेल। अभी लूप कैसे बनाते, ठीक है, जैसे ये अलोकेशन सेल आ गई मेरी, और डेल्टा मैंने इधर चूज कर रखा था, तो इस पोजीशन को तो मैंने लूप के अंदर लेना ही लेना है। तो लूप मेरा यहां से शुरू करता, मैं इधर जाता, इधर जाता, यहां से इस पोजीशन पे आता, क्योंकि इसको अलॉटेड सेल मान रखा है। इधर से इधर जाता, फिर इधर, और फिर ऊपर, ऐसे करके ये लूप बनता मेरा। लूप ऑलवेज ये नहीं कि लूप ऐसा ही बनेगा, लूप आपका कैसी भी शेप हो सकती है, बस ध्यान क्या रखना है कि जैसे यहाँ जाऊंगा तो ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ना है मुझे, जब वर्टिकल या ठीक है, एक बार वर्टिकल मूवमेंट है, एक बार ओरिजेंटल मूवमेंट है, ऐसे ऐसे करके। तो इस डेल्टा को जब शिफ्ट करूंगा मैं, इधर माइनस डेल्टा करूंगा, इधर प्लस डेल्टा करूंगा, इधर माइनस डेल्टा हो जाएगा, इधर प्लस डेल्टा हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, इधर माइनस होएगा, इधर प्लस होएगा, तो ये जो न्यू वैल्यूज आएंगी फिर उसको, उस पे मैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाऊंगा। ऐसे चलता रहेगा भाई, जब तक मेरे सारे डीआईजेस की वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। जब ये सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, दिस 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 दिस, ये सब वैल्यूज जब मेरी पॉजिटिव आ जाएंगी,
तो मैं बोल दूंगा माई सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो उस टाइम पे डेल्टा को नेग्लेक्ट कर दो और बाकी की पोजीशंस पे जो है सोल्यूशन दैट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो एक तो काम ये था। और दूसरा है अगर मेरी बैलेंस प्रॉब्लम ना हो, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो। अनबैलेंस का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी इक्वल ना हो, अलग अलग आ जाए। तो जैसे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में किया था वही है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज्यादा की है, रिक्वायरमेंट कम की है। रिक्वायरमेंट का टोटल कम है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है वो देखो पहले तो कितना ज्यादा है। तो वो देखा इस केस में 18 ज्यादा थे। ठीक है, अभी सम तो एक और डेस्टिनेशन, फर्जी डेस्टिनेशन, ऐसे ही डमी डेस्टिनेशन डाल दूंगा जहाँ पे कोस्ट जीरो है। ठीक है, और वो जितनी पैरिटी थी वो पैरिटी यहाँ लिख दूंगा, सो दैट टोटल दिस सम और दिस सम इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए समेशन। ठीक है, अब ये बैलेंस प्रॉब्लम है। तो जैसे अब जब जीरो डाल देंगे, अब इसको सोल्व करना शुरू कर दो आगे फर्दर, तो वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि जीरो से जब मल्टीप्लाई करूंगा चाहे आप 5 लॉट हो जाए, सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, और वैसे भी जब जीरो कॉस्ट है तो ऑब्वियसली अपना जो मर्जी मेथड यूज कर ले, यहाँ तो अलॉटमेंट देगा ही देगा, पहले ही 18 के 18 को भरेगा। अरे फ्री में जा रहे हो भाई, यहाँ तो यहाँ फ्री में आइटम पूछ रहा है, तो जो मर्जी मेथड लगाऊं यहाँ तो सबसे पहले अलॉटमेंट आएगी। जैसे इसमें आ गई 5 1 12, इधर तो आएगी आएगी, बाकी जगह पे जो आ गई ठीक है। ठीक है, तो ये कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं। तो इस सॉल्यूशन को अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाओगे है कि नहीं ऑप्टिमल, वही सारे काम। लूप नहीं बनना चाहिए, नंबर ऑफ अलॉटमेंट इतनी होनी चाहिए, फिर यू आई वीजे कैलकुलेट करोगे, वो सब चलता रहेगा। तो बस ओनली थिंग इज, अगर मेरी इधर जरूरत है तो इधर डेस्टिनेशन डाल के 18 डाल दूंगा। कभी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो मैं इसको इधर की तरफ बढ़ा दूंगा, इधर 0 0 0 लिख के, और इधर अवेलेबिलिटी, फर्जी अवेलेबिलिटी दिखा दूंगा कि 20 आइटम ऐसे ही हैं, सो दैट टोटल इक्वल हो जाए। एक ओरिजिन पे बता दूंगा कि 20 आइटम पड़े हैं, उनको भी बांट दो। क्योंकि जीरो कॉस्ट है तो वो 20 तो फ्री में बट जाएंगे टोटल कॉस्ट पे। तो चाहे कॉलम या रो जीरो जीरो की बढ़ा लूंगा और इक्वलिटी बना लेंगे, फिर सोल्व कर लेंगे। तो अपना ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया, वापस से क्यूइंग सिस्टम पे चलते हैं। भाई किसी का क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है सब। तो चलो ठीक है, तो वापस से क्यूइंग मॉडल पे आ जाओ। क्यूइंग अगर तुम लोगों को याद है तो कल पढ़ा था हमने कि क्यूइंग में क्या पढ़ना है। कुछ कस्टमर आएंगे, सर्विस लेंगे, सर्विस लेके चले जाएंगे, गिवन रहेगा। अराइवल रेट क्या है, किस रेट से कस्टमर आ रहे हैं, ये गिवन रहेगा। और सर्वर कितने हैं ये सब भी बता सकता है वो, किस रेट से सर्विस हो रही है। तो आपका टारगेट रहेगा कुछ करेक्टरिस्टिक्स, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर कितने होंगे, एवरेज वेटिंग टाइम कितना लगेगा, इस तरह की चीजें कैलकुलेट करनी है। और उससे पहले हमने देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हमें दिखेंगे। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने कि नंबर ऑफ अराइवल्स, अगर कस्टमर्स का आना, जो कि नंबर ऑफ अराइवल या फिर नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, उसको प्रोबेबिलिटी को लिखा था पी एन टी, एट टाइम टी। एट टाइम टी पे कितने कस्टमर आ चुके होंगे। अगर प्योर बर्थ है तो चाहे नंबर ऑफ अराइवल बोलूं, चाहे नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम में कितने ये बोलूं, अगर सर्विस हो ही नहीं रही, सिर्फ आना आना है, उस केस में बोथ द रैंडम वेरिएबल्स आर सेम। किसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं मैं, चाहे नंबर ऑफ अराइवल का बोल लूं अगर प्योर बर्थ है, या फिर नंबर ऑफ कस्टमर का बोल लूं। तो ये आया था मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आया था लेमडा टी अपॉन एन फैक्टोरियल ई रेज्ड टू पावर माइनस लेमडा टी। ये आई थी मेरी प्रोबेबिलिटी एट टाइम टी पे। ये फॉर्मूला आया था, कल किया था हमने, ये याद है भाई तुम लोगों को। यस सर। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि एक्स अच्छे से रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो कि ये सैंपल स्पेस से किस चीज को कैलकुलेट कर रहा है, जो कि इसका आंसर रियल आएगा। यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ अराइवल काउंट कर रहा था, नंबर ऑफ अराइवल 5 हुए, नंबर ऑफ अराइवल 10 हुए, 5 10 11, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आना था, जो कि पॉइजन आया। अब दो और वेरिएबल हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन आपके एग्जाम आ सकता है। व्हेन एक्स इज इंटर अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम, दो अराइवल्स के बीच का कितना टाइम है, तो दिस मस्ट बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। या फिर एक और वेरिएबल, एक अनदर रैंडम वेरिएबल, जिस जो हो सकता है मेरा सर्विस टाइम।
सर्विस टाइम कितना लगेगा, ये भी एक रैंडम वेरिएबल हो सकता है, सर्विस टाइम। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन और देखना है क्या होगा, सर्विस टाइम और इंटर अराइवल टाइम। इंटर अराइवल टाइम आसान है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद फिर एक और टर्म भी होती है इसका, देखेंगे अभी अभी देखेंगे 1 मिनट में इंटर अराइवल टाइम क्या है। एक और टर्म जो आगे मुझे यूज होनी है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड एक्स क्या होगा, जिसको मीन भी बोल देते हैं, एवरेज क्या होगी, जो भी रैंडम वेरिएबल, जैसे इस केस में ये पॉइजन वाला था अपना नंबर ऑफ अराइवल। अब कोई पूछ ले कि एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स कितने होंगे टी टाइम में, कितने कस्टमर आएंगे ऑन एवरेज, तो दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, ये सब आपने स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में पढ़े थे। ऐसे ही सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज समेशन एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। This summation where x is from 0 to infinity. 0 customer, this is equal to 0 times P0, 1 times P1, 2 times P2, प्लस ये चलता रहेगा। दिस थिंग इज ओनली, तो ये याद रखो बस, x टाइम्स पी एक्स, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स का समेशन। डिस्क्रीट के केस में और कंटिन्यूस होगा तो इंटीग्रेशन x एफ एक्स डी एक्स, जहां से जहां तक x की रेंज थी, 0 से इन्फिनिटी थी या जहां भी थी, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर डिस्क्रीट है तो समेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बात है, एक्सपेक्टेशन ऐसे निकलेगा। अब आ जाओ इंटर अराइवल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इंटर अराइव प्योर बर्थ का ये कल किया था हमने, उसके लिए ये दो तीन रूल थे। ठीक है, वो देखा था हमने कि टी प्लस डेल्टा टाइम में कितने कस्टमर होंगे, इतने थे, जीरो आया, पूरे एन ही थे, कोई नहीं आया, ये सब यूज करके हमने, और जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का यूज करके किया था कि नहीं किया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, किया था। चलो अब आ जाओ इंटर अराइवल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है 8 नंबर में, जो कि उसके लिए ऊपर वाला करना पड़ेगा पहले, बहुत ही आसान है। ऊपर वाले की याद रखो बस तुम, ऊपर वाला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बताओ जरा, जीरो कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये थी जीरो कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी। किसी टी टाइम तक जीरो कस्टमर हो उसकी प्रोबेबिलिटी है की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ टी। तो एक कैपिटल एफ टी भी होता था, याद है भी किसी को, इसको पीडीएफ बोलते थे, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और इसको सीडीएफ बोलते थे, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। ये होता था मेरा प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे होता था प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू टी पे, इक्वल के, ये लेस देन इक्वल टू टी व टाइम तक जो भी कुछ हुआ उस सारी प्रोबेबिलिटी को इकट्ठा करेंगे तो उसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों में क्या रिलेशन होता था कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में, कि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल होता था भाई। पीडीएफ और सीडीएफ में अगर किसी को याद नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स जाके देखना, पहली यूनिट में ही मिलेगा ये सब, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट है, सेकंड है कि पहली थी, जो भी थी। ठीक है, अगर याद नहीं है तो उसको जरूर जाके देख लेना, पीडीएफ और सीडीएफ सर्च करना आपको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो इसको मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि यू नो दिस थिंग। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, जीरो कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी कल हमने देखा था कि जिस चीज इक्वेशन फॉलो करता है और इसमें एन को जीरो कर दूंगा तो e की पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगी, जीरो कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ लिख लेता हूँ एक बार फिर से, जीरो कस्टमर होने की एट टाइम टी पे प्रोबेबिलिटी है e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो अराइवल, नो अराइवल, कोई कस्टमर नहीं आया, अप टू टाइम टी, टी टाइम तक कोई कस्टमर नहीं आया, नो अराइवल, कोई कस्टमर ही ना आए टी टाइम तक, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेम ही है, यही तो है, जीरो कस्टमर आए या कोई भी अराइवल ना हो, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू का निशान हमने यहाँ देखा था, अभी सीडीएफ में लगता है, लेस देन इक्वल टू, कोई भी अराइवल ना हो, लेस देन इक्वल टू टी टाइम तक, तो दिस इज कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ ऑफ इंटर अराइवल टाइम। इंटर अराइवल टाइम मतलब इधर देखो, ये
ft is probability that there is no inter arrival time is less than t. दिस कैपिटल टी को हमने लिख लिया, दिस कैपिटल टी इज टाइम बिटवीन सक्सेसिव अराइवल्स, दो लगातार अराइवल्स के बीच का टाइम को कैपिटल टी वेरिएबल से लिख लिया। तो कैपिटल टी, तो प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन टी का क्या होगा भाई, देखो ध्यान से सुनो, अगर मुझे निकालना है टी से ज्यादा टाइम लगे, ठीक है, टी से ज्यादा टाइम लगे किसमें, दो कस्टमर्स के आने में, तो दिस इज सेम एज कि टी से ज्यादा टाइम लगे दूसरे अगले कस्टमर को आने में, तो मतलब कोई अराइवल ना हो टी टाइम के अंदर, तभी ऐसा पॉसिबल है। अभी 5 बजे जितने भी हैं, अब मैं कहूं अगला जो कस्टमर आएगा वो 6 बजे तक ना आए, उससे ज्यादा टाइम लगे, दिस इज द टाइम बिटवीन नेक्स्ट अराइवल सक्सेसिव अराइवल्स। तो नेक्स्ट कस्टमर 1 घंटे तक ना आए, तो इसका मतलब यही कि प्रोबेबिलिटी कोई भी ना आए उस टाइम टी 1 घंटे में कोई भी ना आए। और ये हमने कल निकाला था, ये पी नोट टी था कि 0 कस्टमर आए टी टाइम में, इसकी प्रोबेबिलिटी की पर माइनस लैम्डा टी जो हमने ऊपर लिखी थी। और इसका अब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, दैट प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू टी, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टी से ज्यादा लगे उसकी प्रोबेबिलिटी आई, और टी से कम लगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करके निकल जाएगी। तो दिस थिंग दैट प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू टी विच इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दिस इज एक्चुअली 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी जो कि मेरा की पावर माइनस लैम्डा टी था, दिस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। हाँ भाई क्लियर है? Yes, sir. चलो फिर से रिपीट करता हूँ, क्लियर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एक बार फिर से बोलता हूँ। आपको बस रैंडम वेरिएबल को अच्छे से समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी रैंडम वेरिएबल इक्वल टू दिस, लेस देन दिस, ग्रेटर देन दिस की कुछ प्रोबेबिलिटी बतानी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रैंडम वेरिएबल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का होता है। रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस में से क्या कैलकुलेट कर रहा है, जब पहले कल वाले काम में रैंडम वेरिएबल काउंट कर रहा था, मेरा एक्स था, नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम टी, ये कैलकुलेट कर रहा था टाइम टी में कितने अराइवल होंगे, और ये देखा था कि पॉइजन को फॉलो करता है ये, तो इसलिए मैंने लिखा कि भाई 0 अराइवल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या थी, इसकी थी माइनस लैम्डा टी। और अभी आज पूछ रहा है कि एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया टी, जो कैलकुलेट कर रहा है टाइम बिटवीन 2 अराइवल्स, अराइवल्स सक्सेसिव अराइवल्स, लगातार 2 अराइवल होंगे उनके बीच का टाइम कैपिटल टी है। तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कि 2 अराइवल्स के बीच का टाइम टी से ज्यादा लगे, इसका मतलब यही है कि अगले टी टाइम तक कोई भी ना आए, दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी दैट नो अराइवल दैट एक्स इज इक्वल टू 0, टी टाइम तक कोई भी ना है, इसी के इक्वल है, जो कि मेरा ई की पावर माइनस लैम्डा टी था, इसके इक्वल रहेगा, कोई भी ना आए। और कोई भी ना आए और टी टाइम से पहले कोई ना कोई आ जाए, टी टाइम से पहले कोई ना कोई आ जाए, दिस इज 1 माइनस, कोई भी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हटा दो, दिस इज 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, बस ये बोला। और लेकिन ये लेस देन वाला जो था ये CDF बन गया मेरा, दिस इज FT फॉर दिस रैंडम वेरिएबल, यहाँ कैपिटल टी नीचे लिख सकता हूँ, वैसे इसके लिए भी कैपिटल F डिफाइन कर सकते थे, तब एक्स नीचे लिख लेंगे कि कंफ्यूजन ना हो, जरूरत है नहीं इसकी। तो दिस इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज 1 माइनस दिस। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जब निकालना है मुझे इस कैपिटल टी का, टी इज इक्वल टू टी की प्रोबेबिलिटी निकालनी रहेगी, तो वो होता है इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव। अभी अभी ऊपर बोल के आए थे हम ये कि CDF और PDF में रिलेशन ये होता है भाई, डेरिवेटिव कैपिटल एफ का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करोगे अब 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस इसका माइनस लैम्डा आगे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी
डेंसिटी फंक्शन और कैपिटल टी, जो कि मेरा इंटर अराइवल टाइम को रिप्रेजेंट करा दो सक्सेसिव के बीच में। तो ये है मेरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये फॉर्मूला है मेरा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई इंटर अराइवल टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो इसका डेरिवेशन बिल्कुल छोटा सा था, आपको ये बनानी है बस, जीरो पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, ठीक है। अभी सर्विस टाइम का और है, सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या कहेगा ये कि अगर मैं रैंडम वेरिएबल एक्स आपका था नंबर ऑफ अराइवल, और दो अराइवल्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिया था टी, इंटर अराइवल, इंटर अराइवल टाइम, उनके बीच का दो टाइम जो ऊपर अभी कैलकुलेशन की है। तो ये पहले वाला तो आ गया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आ गया मेरा एक्सपोनेंशियल। अगर मैं रैंडम वेरिएबल बना दूं अराइवल ना करके, अच्छा नंबर ऑफ अराइवल एंड नंबर ऑफ कस्टमर एट टाइम टी, वो भी एक ही चीज था, अगर सिर्फ सर्विस कोई भी ना हो रही हो तब, ठीक है, जितने आ रहे हैं उतने ही कस्टमर होंगे, अगर सर्विस नहीं हो रही है तो वो दोनों सेम थे। अभी मैंने सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो एक मैं रैंडम वेरिएबल ले रहा हूं, कितनों की सर्विस हुई है, नंबर ऑफ सर्विस, कितने कस्टमर्स की सर्विस होगी। सो दिस इज अगेन ए डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट बन जाएगा, नंबर ऑफ सर्विस ऑफ कस्टमर, कितने सर्विस हो गए, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, एट टाइम टी, ठीक है। तो ऊपर वाले के जैसा ही है, एट टी, उसमें कितने आ रहे थे, यहाँ पे कितने सर्विस हो रहे हैं, नया वेरिएबल एक्स एक्स वन कर देता हूँ, दो एक्स वन ये है। तो दो इस तरह की दो सर्विस के बीच का, जो दो अराइवल के बीच का टाइम था वो टी लिखा था, ऐसे टी वन लिख दूंगा मैं, दो सर्विस के बीच का टाइम, दो सर्विस के बीच का टाइम हो गया सर्विस टाइम एक कस्टमर का, सर्विस टाइम, एक सर्विस करवा के गया और दूसरा सर्विस करवा के गया है, तो दूसरे का सर्विस का टाइम है बीच में, दैट इज सर्विस टाइम। तो इसके रूल सेम है, जो अराइवल वाला आपने डेरिवेशन देखा था वहां हर जगह अराइवल की जगह सर्विस लिख दो, सेम रूल रहेंगे। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर जाएगा सर्विस वाला, और ये फिर से एक्सपोनेंशियल कर जाएगा, एक्सपोनेंशियल ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो ओनली डिफरेंस क्या होगा, जब अराइवल को सर्विस से चेंज करूंगा मैं, तो जो मैंने P1 इन डेल्टा टी टाइम में लिया था, पहले वाले केस में लिया था आपने लेमडा डेल्टा टी के इक्वल, क्योंकि लेमडा था मेरा रेट ऑफ अराइवल। अभी अगर रेट ऑफ सर्विस को म्यू से डिनोट करूंगा, तो सेकंड वाले केस में P1 डेल्टा टी आपका म्यू डेल्टा टी बनेगा, ठीक है। वहां पे रेट थी लेमडा अराइवल की, यहाँ सर्विस की रेट है म्यू, म्यू रेट ऑफ सर्विस। तो सिर्फ ये डिफरेंस है, जहां लेमडा था उधर म्यू आ जाएगा। और ऐसे ही पी नोट का जो देखा था हमने, पी नोट, इस केस में पी नोट की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी थी, पी नोट वाज 1 माइनस P1, 1 माइनस लेमडा डेल्टा टी, क्योंकि P0 एक कस्टमर आ सकता था डेल्टा टी टाइम में, या फिर एक भी ना आए, दो तीन वाले सारे जीरो माने थे, तो इसलिए टोटल सम जीरो आने का और वन आने का ही पूरी प्रोबेबिलिटी वन बन गई थी, एक दूसरे का वन माइनस करके निकलेगा। ऐसे ही तो सर्विस वाले केस में एक भी सर्विस ना हो डेल्टा टी टाइम में, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस म्यू डेल्टा टी है, तो सारे में लैम्डा म्यू से चेंज हो जाएगा। तो इसका अगर फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लैम्डा ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी आया था, तो सर्विस टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा म्यू ई रेज़्ड टू पावर माइनस म्यू टी, फिर लैम्डा म्यू से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो अराइवल रेट सर्विस रेट से चेंज हो रहा है। तो दिस इज द ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर, यहाँ पे ये यही कह रहा है कि भाई वो पिछला जो मेथड किया था और ये सारा सेम है, तो आप निकाल लोगे इसमें, तो ये सब मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम, सर्विस टाइम में ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू ई रेज़्ड टू पावर माइनस म्यू टी। तो ये यही कहेगा कि जो एग्जाम्स थे सारी सेम रहेंगी, द ओनली थिंग इज अराइवल को आप चेंज कर दो सर्विस में, सर्विस लिख दोगे इंस्टीड ऑफ अराइवल, बाकी सारा सेम ही चलता रहेगा, लेमडा की जगह म्यू आएगा, सेम स्टेप्स से ये यहाँ पहुंच जाओगे, सर्विस टाइम इज दिस, इसको फॉलो करेगा। और सर्विस रेट क्या हो जाएगी, सर्विस रेट तो म्यू ही है, रेट ऑफ सर्विस इज म्यू,
ठीक है, रेट ऑफ अराइवल वाज लेमडा, रेट ऑफ अराइवल लेमडा। बस इसी चीज को आप याद रखो। और अब चलते हैं हम 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरा आज हो जाएगा 20 मिनट है, चलो देखते हैं कितना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल्स। क्यूइंग मॉडल कैसे दिखेंगे? तो भाई ऐसे दिखेंगे क्यूइंग मॉडल। एम एम, ये नोटेशन है, इसको देख लेना। ए क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है। मैं एक सीधा अगला जो अपना पहला मेथड है उस पर चलता हूँ। और ये बीच में है ट्रांजिएंट स्टेट क्या है और स्टीडी स्टेट क्या है। ये हमने दोनों क्लास में बोला था। स्टीडी तब बोलूंगा जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। जब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं और प्रोबेबिलिटी जो कि टी पे डिपेंड कर रही थी वो पी एन में कन्वर्ट हो जाए इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टी खत्म हो जाए उसमें से, तो उसको बोल दूंगा स्टीडी, स्टीडी स्टेट में पहुंच गया। अगर टाइम पर डिपेंडेंट करती रहेगी, टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है प्रोबेबिलिटी, तो उसको ट्रांजिएंट बोलते हैं। अब ये पहला मेथड है भाई मेरा पॉइजन क्यूइंग का मॉडल 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। और आएगा तो सीधा 16 नंबर का आएगा इसकी डेरिवेशन अगर आ गई तो, जो कि हाई चांस है आने की। इस मॉडल को ऐसे लिखते हैं। और ऊपर भी ये आ रखा था ना, ए बी डी ई क्या है, जो भी दो बिंदी, ये वही लिख रखा है यहाँ पे। पहले वाला तो बताता है मेरा कि वैसे तो एम का मतलब होता है यहाँ पे मार्कोवियन। मार्कोवियन एक मार्को साइंटिस्ट था, उसने स्टोकास्टिक प्रोसेस पढ़े, थ्योरी डेवलप की थी स्टोकास्टिक, जो कि स्टेट्स पिछली स्टेट पे डिपेंड करती है। कल बारिश होगी कि नहीं ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि आज बारिश हुई कि नहीं। अगर इस तरह का कुछ बिहेवियर है तो उसको स्टोकास्टिक प्रोसेस बोलते हैं। ज्यादा पास्ट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक स्टेप पीछे पे डिपेंड करता है, उसको स्टोकास्टिक प्रोसेस बोलते हैं। उसी को मार्कोवियन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एम वहीं से आ रखा है, मार्कोवियन से ही। पर यहाँ पे आप ये समझो बस कि पहले एम का मतलब होता है अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमेशा पॉइजन है, अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरा एम रिप्रेजेंट करता है सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि एक्सपोनेंशियल है। सर्विस या इंट्रा अराइवल वो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, पहले दोनों एम एम का मतलब तो यही है। जब एम एम, और यही अपने सिलेबस में इनको चेंज भी कर सकते हैं। कोई और मॉडल, कोई और सिस्टम किसी और डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, पॉइजन को नहीं करता। वो कोई इरलांग डिस्ट्रीब्यूशन को करता है, कोई गामा को करता है, कोई जनरल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो इसके नाम एम की बजाय कोई और आ जाएंगे इन पोजिशन पे। ठीक है, इन पोजिशन पे। लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ वही वाले मॉडल हैं जिनका अराइवल पॉइजन हो और इंटर अराइवल एक्सपोनेंशियल हो। उस केस में पहला और दूसरा भी एंट्री दोनों एम एम ही लिखी मिलेंगी सारे मॉडल्स में, एम एम। और इसका मतलब भी यही है कि सर्विस एक्सपोनेंशियल अराइवल पॉइजन। तीसरे पोजीशन पे जो वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सर्वर। नंबर ऑफ सर्वर, सर्विस देने वाले कितने हैं। तो नाई की दुकान अगर मेरा मॉडल है क्यूइंग मॉडल सिस्टम, तो एक ही नाई अगर दुकान में है तो ये वो वाला मॉडल है जहाँ पे कोई भी रैंडमली आ सकता पॉइजन से। इंटर अराइवल एक्सपोनेंशियल है और दुकान में एक बैठा है, यहाँ दो लिख दूंगा तो दो बार हैं ऐसे। दिस इज नंबर ऑफ सर्वर। दिस इन्फिनिटी इज कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। कैपेसिटी क्या था, नंबर ऑफ कस्टमर, कितने सिस्टम में दुकान के अंदर कितने कस्टमर आ सकते हैं। दुकान होती तो 5 10 20, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देता कि भाई 10 कस्टमर आ सकते हैं, 10 से बाद वाले भाग जाओ। तो लेकिन ये वो वाला वो रोड पे जो शीशा टांग रखा था वो वाला बार्बर है, तो उसको कैपेसिटी की कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी लाइन लगती रहे पीछे। तो वो उस वाला मॉडल को पढ़ रहे हैं हम। FIFO इज सर्विस डिसिप्लिन। सर्विस कैसे मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसी को पहले सर्विस मिलेगी। वो वाला मॉडल हमने डिस्कस करना है जहां पे ये फॉलो हो रहे हो। क्या क्या फॉलो हो रहे हो, अराइवल पॉइजन हो, सर्विस एक्सपोनेंशियल हो, एक ही सर्वर बैठा है। अगले मॉडल ऐसे भी आएंगे जहां पे 2 3 एन आ जाएगा, इधर 4 5 मॉडल पढ़ने हमने। ये पहले मॉडल में एक ही है, एक सर्वर है बस। और इनफाइनाइट कैपेसिटी है सभी। ठीक है, इनफाइनाइट कैपेसिटी, 1 2 50 100 1000 लाख कितने भी कस्टमर आओ भाई, जो पहले आएगा उसी को पहले सर्विस मिलेगी। इसको भी रूल को फॉलो किया गया है। तब मुझे निकालना क्या है अब इस मॉडल में, इस मॉडल में निकालना तो मुझे करेक्टरिस्टिक्स मॉडल की हमने पीछे देखी थी, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, एवरेज नंबर, एवरेज टाइम, वेटिंग टाइम, ये सब निकालने हैं। सर्विस यूटिलाइजेशन कितना रहा, नाई फ्री रहा कि बिजी रहा, ये सब एस्टिमेशन करना है। लेकिन उन सब के लिए
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी क्या है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, दैट टी टाइम पर एन कस्टमर सिस्टम के अंदर होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल जो है मेरा एक्स, वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ कस्टमर, एक्स इज नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, ठीक है, एट टाइम टी, ये तो करेगा एक्स, और पी एन टी हो जाएगा दैट प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ कस्टमर्स इज एन एट टाइम टी, जिसके लिए ये नोटेशन दे दिया, एन को नीचे लिख दिया पी एन टी। वैसे इस चीज की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम एट टाइम टी इज इक्वल टू एन, उसके लिए नोटेशन ये ले लिया पी एन टी। पीछे भी यही लिया था हमने पी एन टी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली भी थी, लेकिन उधर ध्यान रहे कि सिर्फ अराइवल हो रहा था, सिर्फ प्योर बर्थ प्रोसेस था, प्योर बर्थ। अब की बार सर्विस भी है, एक सर्वर भी बैठा है, वो सर्विस भी करेगा, सर्विस की रेट भी रहेगी, तो दोनों काम होंगे, कोई आएगा भी और सर्विस लेके जाएगा भी, तब दोनों को इकट्ठा करना है। तो पिछला जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रूव किया था, लगभग उसी के जैसे स्टेप होंगे इधर भी, उससे थोड़ा इजी ही है। बस जो पहले वाला स्टेप था जहां पे सिर्फ अराइवल लिया था हमने, वहां सर्विस भी लेनी है। और एक और मॉडल पे प्रोबेबिलिटीज निकालने से पहले, अब ये सब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, पी जीरो टी क्या होगा किसी भी टाइम पे, पी वन टी क्या होगा, पी टू टी क्या होगा, ये सब निकालना है, निकालेंगे। उससे पहले एक बार फिर से याद करते हैं, गिवन क्या क्या है, अराइवल रेट, सर्विस रेट, ये सब गिवन है। और डेल्टा टी टाइम में हमने मानना है या तो एक कस्टमर, एक भी नहीं आएगा, या ज्यादा से ज्यादा एक कस्टमर आ सकता है। ऐसे ही सर्विस भी डेल्टा टी टाइम में या तो एक भी नहीं होगी या एक सर्विस होगी, 2-3 वाले केसेस को काटा मार दिया, ऐसा नहीं होगा भाई। तो इस वजह से एक एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी तो है मेरी, एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी लैम्डा डेल्टा टी टाइम में, और एक सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी है, एक की सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी इन डेल्टा टी टाइम में, वो है मेरी म्यू डेल्टा टी, लैम्डा को म्यू से चेंज करना है बस। और जीरो अराइवल की हो जाएगी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, और ऐसे ही जीरो सर्विस की, अब मैंने यहाँ नोटेशन नहीं लगा रहा, मैं चलो डैश लगा देता हूँ, डैश का मतलब सर्विस समझ जाओ, 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। ये दो चीजें और याद रखो बस, ये पिछले मॉडल में भी यूज किया था, दैट 1 का लैम्डा डेल्टा टी और 0 का 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। 2-3 वाले डेल्टा टी टाइम में जीरो ही मान लिए थे। और ऐसे ही सर्विस का जब जिक्र आएगा तो लैम्डा की जगह म्यू आ जाएगा, बस म्यू डेल्टा टी 1 में और 0 में 1 माइनस म्यू डेल्टा टी, बस ये याद रखो। अब ये बिल्कुल इजी है, 47, 10 मिनट बच गई, चलो फिर भी देखते हैं कुछ। तो यहां से शुरू करेंगे भाई, एन नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम में होंगे टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, कैसे पॉसिबल है, ये कह रहा है कि भाई 4 केसेस पॉसिबल है टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर एन कस्टमर होने के। क्या क्या है कि टी टाइम तक एन हो, टी टाइम तक ही एन थे, और डेल्टा टी टाइम में तो कुछ भी ना हो, ना कोई आए और ना ही कोई सर्विस पाए इन डेल्टा टी टाइम में। क्लियर है भाई, डेल्टा टी टाइम में तो कुछ नहीं हो रहा, टी टाइम तक जो था वही टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे है, तो एन नंबर ऑफ कस्टमर देखने हैं मुझे, तो टी टाइम पर एन ही हो। एक काम तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है अभी, और इट इज आल्सो पॉसिबल दैट एन कस्टमर तो थे लेकिन डेल्टा टी टाइम में एक आ भी सकता है भाई, और लेकिन एन ही रखने हैं तो एक को सर्विस भी करानी पड़ेगी, एक आया और किसी और दूसरे की जिसकी पहले सर्विस चल रही थी वो सर्विस करा के चला गया उस डेल्टा टी टाइम में, तो दिस इज आल्सो पॉसिबल। 2 आए ऐसा तो हमने केस ही नहीं मान रखा है, अपने एग्जाम्स में है ही नहीं। या फिर हो सकता है कि n+1 थे, आया तो कोई नहीं लेकिन एक सर्विस करा के चला गया, n+1 थे, अब एक सर्विस करा के चला गया तो n हो गए, वापिस से n पे ही पहुंच गया। या फिर हो सकता है कि n-1 थे, एक आया और है, गया कोई नहीं, ये 4 केसेस हो सकते हैं। तो इसी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड में, यही पी एन एट टी प्लस डेल्टा टी प्रोबेबिलिटी, पी एन टी और नो अराइवल इन डेल्टा टी, दिस इज पी जीरो टी, ऊपर ऊपर बोल के आए थे अब अभी, और दैट वाज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, और एक कस्टमर आएगा डेल्टा टी टाइम में, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी थी हमने लैम्डा डेल्टा टी, और सर्विस के केस में यही लैम्डा म्यू से बदला था, ये बोला था, तो इसलिए नो अराइवल को लिखूंगा 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी ये लिखूंगा, और अगला नो सर्विस को लिखूंगा 1 माइनस म्यू डेल्टा टी प्लस नेक्स्ट लाइन
प्लस पी एन टी, ये मेरा पी एन टी वही ये वाला, वन अराइवल इज लेमडा डेल्टा टी, वन अराइवल इज लेमडा डेल्टा टी, और ऐसे ही वन सर्विस इज म्यू डेल्टा टी। ऐसे ही चारों लाइन लिखनी है। अब पी एन प्लस वन वाले के साथ कोई अराइवल नहीं है तो वन माइनस लेमडा डेल्टा टी, एक सर्विस है तो म्यू डेल्टा टी, फिर अगले में एन माइनस वन के साथ वन अराइवल इज लेमडा डेल्टा टी, नो सर्विस इज वन माइनस म्यू डेल्टा टी। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा टी को इग्नोर कर देना है। पिछले में मेथड में जो किया था, लास्ट क्लास में जो किया था वही अब कर रहे हैं। ये पी एन को, जब पी एन इससे मल्टीप्लाई होगा अगले से भी मल्टीप्लाई होगा, पी एन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके बाकी सारा एक तरफ रख लिया, जो कि पी एन का पी एन प्लस वन और पी एन माइनस वन के जो भी कोफिशिएंट बनने थे वो सब इकट्ठे कर लिए। जैसे कि यहाँ से पी एन में माइनस लैम्डा बन रहा है, ये माइनस लैम्डा लिख दिया, कहीं से माइनस म्यू भी आएगा, इसी से आएगा, इसका दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, वन माइनस लैम्डा का और वन माइनस म्यू का प्रोडक्ट करूंगा तब आ जाएगा। चलो जैसे भी आ जाएगा ये मल्टीप्लाई कर लोगे आप, दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस इक्वेशन। सिर्फ पी एन टी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया हूं, बाकी यही है। अब ये डेल्टा टी जो कि सभी टर्म में मिलेगा, इससे डिवाइड कर दोगे और डेल्टा टी की लिमिट लगा दोगे टेंडिंग टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा मेरा डेरिवेटिव ऑफ पी एन टी, और इधर से ये निकल जाएंगे, डेल्टा टी हट जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच गया वो दिस थिंग, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में डेल्टा टी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करने पर। अभी यहां से आगे क्या कह रहा है, क्योंकि हमने स्टेडी स्टेट पढ़ना था, ठीक है। सो दिस रिजल्ट्स आर फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इस केस के लिए थे एक नंबर ऑफ, जो क्योंकि जब एन को अगर जीरो ले लूंगा मैं तो इस फॉर्मूला में कहीं कहीं पी एन माइनस वन भी था, जब एन को जीरो करूंगा तो माइनस वन कस्टमर हो जाएंगे, वो केस नहीं है, तो ये हट जाएगा, पहला और तीसरा बचेगा बस, कि जीरो के केस में जब एन को जीरो कर दूंगा तो कोई नहीं था, ना कोई आया ना कोई गया, ये केस हो सकता है, या फिर एक था और एक चला गया। ये नहीं हो सकता कि ये सेकंड वाला नहीं होगा कि जीरो थे, एक आया और इतने में उसकी सर्विस भी होगी, या किसी दूसरे की सर्विस के लिए लिखा है, दूसरे की सर्विस के लिए पहले सिस्टम में कुछ होना चाहिए, इधर जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो सेकंड वाला केस पे भी काटा है। चौथा तो बिल्कुल ही माइनस वन हो गया, इधर माइनस वन लिखा जाएगा तो अपने आप ही गलत हो गया। सेकंड एंड फोर्थ हट जाएंगे, सिर्फ पहला और तीसरे से इक्वेशन बनेगी ओनली एक केस के लिए, जब एन मेरा इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन की तरह ही जीरो के केस को अलग से ट्रीट किया, जिसमें केवल दो ही टर्म आएंगी, ये और ये, तो बाकी की टर्म खत्म होगी, और वही पी नॉट को उधर ले जाऊंगा, डेल्टा टी से भाग करूंगा, इस डेल्टा टी को कॉमन लेके फिर डेरिवेटिव ये इक्वेशन आ जाएगी। तो एक ये इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है डेरिवेटिव की। अब कह रहा है क्योंकि हमें स्टेडी स्टेट डिफरेंस इक्वेशन सोल्व करनी है, स्टेडी स्टेट क्या था, जब टाइम से फ्री हो जाए, तो इस पे मैं लगा दूंगा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और पी एन टी मेरा पी टी पी एन बन जाना चाहिए। क्या था पीछे देखा था हमने, जो टाइम पर डिपेंड कर रही थी प्रोबेबिलिटी, अगर इसमें मैं टाइम टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दूंगा तो ये मेरा कांस्टेंट आ जाना चाहिए, टाइम से फ्री आ जाना चाहिए। तो ये लगाऊंगा जब मैं टेंडिंग टू जीरो, तो इस इक्वेशन वन में देखो, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ही इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में लगा दूंगा मैं टाइम टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये टी खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम के फ्री हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो। ऐसा ही सेकंड इक्वेशन में जब टाइम से फ्री कर दूंगा मैं, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूंगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये भी जीरो, तो दोनों इक्वेशन बन जाएंगी जीरो इज इक्वल टू दिस, जहां पे टी खत्म हो जाएगा, टी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एंड जीरो इज इक्वल टू दिस इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। यही सेम इक्वेशन फिर से लिख देंगे, ये लिख दी, जीरो इज इक्वल टू दिस, जीरो इज इक्वल टू दिस, और यहां से अब सेकंड इक्वेशन से शुरू कर दो आप, इसको देखोगे माइनस दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो, तो माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे, तो लेमडा पी नोट इज इक्वल टू म्यू पी वन, तो यहां से निकल जाएगा पी वन इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, लेमडा बाई म्यू पी नोट, ये पी वन को मैंने पी नोट की टर्म में लिख लिया। अब ऊपर वाली इक्वेशन से चलते रहो, एन इज इक्वल टू वन पुट करोगे, एन इज इक्वल टू टू पुट करोगे, सारे के सारे एन इज इक्वल टू वन करूंगा तो पी टू निकल जाएगा, एन इज इक्वल टू वन करूंगा तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, पी जीरो, पी वन को भी मैं
पी नोट की टर्म में इधर डाल दूंगा लेमडा बाई म्यू पी नोट, तो पी टू 1+1 तो 2 बन जाएगा, ये पी टू इधर भी पी नोट इधर भी पी नोट, सारा पी नोट की टर्म में कैलकुलेट कर लेगा ये। तो ये नीचे लिख रखा है इसने यही चीजें, दैट P1 आ गया मेरा ये, P2 जो कि P1 और P नोट का फंक्शन था, P नोट की जगह मैं P1 की जगह P नोट वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। इसी तरह से रिकर्सिव चलता रहेगा, P3 ये आ जाएगा, Pn मेरा ये आ जाएगा सक्सेसिव, लैम्डा बाई म्यू की पावर n P नोट, सारे के सारे Pn की प्रोबेबिलिटी P नोट की टर्म में लिख ली बस। ठीक है, ये इंडक्शन से कर रहा है यहाँ पे कि n के लिए ये हो जाएगा, तो n+1 का फॉर्मूला दिखा रहा है, n+1 का फिर मेरा यही आ जाएगा भाई, Pn+1 इज, यहाँ पे पावर n+1 हो जाएगी P नोट एज इट इज। तो यहाँ से ये प्रूव कर लिया कि P नोट इज लैम्डा बाई म्यू P नोट सॉरी P1 इज लैम्डा बाई म्यू P नोट, P2 इज लैम्डा बाई म्यू का स्क्वायर P नोट, ऐसे चलता रहेगा। Pn इज लैम्डा बाई म्यू की पावर n P नोट, ऐसे चलता रहेगा भाई, और अगले 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 अगले, लेकिन सभी की सम कर दूंगा अगर मैं, तो वैसे किसी भी टाइम पे देखो आप, चाहे टाइम इन्फिनिटी जा रहा हो चाहे टाइम फाइनाइट हो, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इज ऑलवेज 1। सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, कोई भी कस्टमर ना हो, एक हो, दो हो, 3 कस्टमर हो, ऐसे चलते रहो इन्फिनिटी तक, सब प्रोबेबिलिटीज का सम आ जाएगा 1 के इक्वल। कुछ ना कुछ तो होगा सिस्टम में, एक भी नहीं होगा, एक होगा, 50 होंगे, 1000 होंगे, सभी की प्रोबेबिलिटी जोड़ दूंगा तो इक्वल टू 1 आना है। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज में पुट कर दो अब, दिस इज 1 इज इक्वल टू P नोट प्लस ये पुट कर दूंगा P1 की जगह, और इस लैम्डा बाई म्यू को रो भी लिखते हैं भाई, रो लैम्डा बाई म्यू हमने पहले दिन डिफाइन किया था, दिस थिंग इज सर्वर यूटिलाइजेशन फैक्टर, सर्वर यूटिलाइजेशन, इसकी जगह रो लिख लेता हूँ, इजी हो जाएगा मुझे लिखना, रो P नोट, अगला हो जाएगा रो स्क्वायर P नोट, प्लस प्लस ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। यहाँ से P नोट कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 प्लस रो रो प्लस रो स्क्वायर प्लस रो 3 प्लस 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 इन्फिनिटी तक। तो ये बन जाएगा जीपी, जीपी इनफाइनाइट, जीपी का सम होता है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो 1/1 माइनस रो, सो 1 इज इक्वल टू P नोट टाइम्स, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा 1 इज इक्वल टू P नोट टाइम्स 1/1 माइनस रो, इसको ही रो कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ से अब P नोट की वैल्यू निकल जाएगी ये 1 माइनस रो, ये क्या है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू दिस, 1 इज इक्वल टू P नोट टाइम्स दिस 1 माइनस रो, P नोट टाइम P नोट डिवाइडेड बाई दिस, और 1 माइनस रो को उधर ले जाओ, P नोट की वैल्यू आ जाएगी, P नोट इज 1 माइनस रो, ये याद कर लो बस। अब बाकी P1 P2 इसी से निकल जाएंगे, अब P1 की जगह P नोट की वैल्यू पुट कर दो इन सब में, P1 P2 सब निकल जाएंगे, दैट इज Pn बन जाएगा मेरा रो की पावर n टाइम्स 1 माइनस रो। ठीक है भाई, P नोट की जगह 1 माइनस रो कर दिया, Pn ये था रो की पावर n, लेमडा बाई म्यू को ही रो बोला है, रो की पावर n 1 माइनस रो। ये सभी की प्रोबेबिलिटीज आ गई अब अपनी, जो मर्जी n हो, अगर आपको रो पता है तो n कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। 3 मिनट और हैं, इसको भी यूटिलाइज करते हैं। अगर अराइवल रेट है मेरी 2 कस्टमर पर आवर, सर्विस रेट है अगर मेरी 4 कस्टमर पर आवर, 4 कस्टमर की 1 घंटे में कटिंग कर सकता हूं मैं, लेकिन आते 2 ही हैं, तो उस केस में सर्वर यूटिलाइजेशन हो जाएगा मेरा लैम्डा बाई म्यू, जो कि 2/4 इज 1/2, दिस इज सर्वर यूटिलाइजेशन फैक्टर। लगभग आधे टाइम फ्री रहेगा भाई, आधा टाइम यूज होगा, ओबियस है आधा टाइम यूज होगा, क्योंकि 2 आ रहे हैं, 4 की सर्विस कर सकता है, तो आधा ही घंटा लगाएगा वो हर घंटे में, तो रो इज 1/2। अब पूछ ले कि चलो अब बताओ कस्टमर सिस्टम में किसी भी टाइम पे, टाइम का तो रोला ही खत्म कर दिया, टाइम तो इंडिपेंडेंट कर दिया ना, मगर इसी रेट से चलता रहे काम कि 2 कस्टमर हर घंटे आते हैं, लगभग ऑन एवरेज रेट है, और 4 की सर्विस कर सकता है नाई, एक अकेला बैठा है, तो टाइम टी सिस्टम में 2 कस्टमर होंगे, एक की कटिंग कर रहा होगा, एक वेटिंग कर रहा होगा, एक वेट कर रहा होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, कोई एक वेट करता पाए, यानी कि टोटल 2 कस्टमर हो, यानी कि P2 की पूछ रहा, व्हाट इज P2, P2 इज फॉर्मूला के हिसाब से रो का स्क्वायर
1 माइनस रो, जो कि रो 1/2 आया है, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/2, इसको कैलकुलेट करूंगा फर्दर, 1/4 टाइम्स 1 माइनस 1/2 इज 1/2, जो कि 1/8। भाई 1/8 प्रोबेबिलिटी है 2 कस्टमर होने की। ऐसे 10 कस्टमर की पूछेगा तो 10 कस्टमर होंगे, तो भाई रो की पावर 10, 1 माइनस रो, 1 माइनस रो फिर से 1/2 बन गया, और 1/2 का पावर 10 इंटू 1/2, तो कर लो कितना हो गया, 1/2 की पावर 11, इतना आ गया, 1/2 की पावर 11। दिस इज द प्रोबेबिलिटी 10 कस्टमर होने की, मतलब रेयर चांस है, बहुत कम, 1/2 की पावर 11 है। बस जब सर्विस ज्यादा रेट से तो ऐसे चांसेस कम है, लेकिन चांसेस, ठीक है, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और आगे का जो काम है, जो हमने एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर निकालने थे, एवरेज नंबर ऑफ क्यू लेंथ निकालनी थी, अगली क्लास में करेंगे भाई।